हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे फार्मास्यूटिकल फील्ड में हुई एक ऐसा इंसिडेंस, एक ऐसी घटना की जो कि फार्मा के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी घटना की वजह से फार्मा फील्ड के अंदर काफी चेंजेस हुए। और वो चेंजेस क्या थे? रेगुलेटरी बॉडीज। मतलब इसी घटना के बाद दुनिया के अंदर रेगुलेटरी बॉडीज इंट्रोड्यूस हुई, क्लिनिकल ट्रायल्स इंट्रोड्यूस हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट घटना, इस घटना के बाद एक ऐसी कम्युनिटी, ऐसी बॉडी या ऐसी हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति हुई, खोज हुई या जिसकी आवश्यकता पड़ी। और वो फील्ड थी या वो कम्युनिटी थी इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ हार्मोनाइजेशन, मतलब आईसीएच। तो इस घटना के बाद ही आईसीएच के बारे में दुनिया को सोचना पड़ा, और दुनिया को नहीं, यूरोप को सोचना पड़ा। तो यूरोप में घटने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी, और ये घटना इंसिडेंस थी और एक ट्रेजेडी थी। या हम कह सकते हैं कि इसमें काफी लोगों की जान गई, और वो भी बच्चे। तो इसमें काफी बच्चों की जान गई, कम से कम 10,000 बच्चों की जान गई। और वो घटना थी थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। 1962 में घटना घटी वेस्ट जर्मनी में। तो जर्मनी में थैलिडोमाइड ट्रेजेडी घटी 1962 में। और इसी घटना के बाद दुनिया को ये लगा कि क्लिनिकल ट्रायल्स होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ रेगुलेटरी बॉडीज का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज इसी घटना की वजह से और इन क्लिनिकल ट्रायल्स और कह सकते हैं कि इन रेगुलेटरी बॉडीज की वजह से आज किसी भी ड्रग को दुनिया मतलब मार्केट में आने में कम से कम 12 साल का समय लगता है, और प्रॉपर चेकिंग होती है। तो आज ड्रग की जितनी भी जो हम क्लिनिकल ट्रायल्स पढ़ते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ये कब हुए और कब स्टार्ट हुए? तो ये थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बाद ही उन लोगों की आवश्यकता पड़ी। तो समझते हैं कि थैलिडोमाइड ट्रेजेडी क्या थी और क्यों इस ट्रेजेडी में ऐसी क्या क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से रेगुलेटरी बॉडीज और आईसीएच की दुनिया को जरूरत पड़ी। बात करते हैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में। देखिए, थैलिडोमाइड एक ड्रग थी जिसका यूज जो हुआ वो सबसे ज्यादा यूज होता था। बेसिकली ये ड्रग जो थी वो एज ए सेडेटिव यूज होती थी। बट इसका जो यूज हुआ, बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि सेडेटिव के साथ में इसका यूज जो था वो नोशिया और वॉमिटिंग के केसेस में होने लगा, और वो प्रेग्नेंट वुमन यूज करने लग गई। और यहीं पे इसकी ट्रेजेडी स्टार्ट हुई। मोटे मोटे तौर पे अभी मैं आपको पूरा डीपली सिस्टमेटिक समझाऊंगा ये घटना क्या थी और ये कैसे घटी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ड्रग थी बेसिकली ये एज ए सेडेटिव यूज होती थी, थैलिडोमाइड। और ये जो ड्रग थी बेसिकली ये 1953 में बनी। जर्मन कंपनी थी ग्रुनेथॉल जीएमबीएच। ग्रुनेथॉल जीएमबीएच बेसिकली ये जो कंपनी थी ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ड्रग्स बनाना स्टार्ट किया था। इससे पहले ये कंपनी जो थी वो साबुन बनाती थी। ठीक है, अब तो देखिए, अगर कोई साबुन बनाने वाली कंपनी अगर कोई ड्रग बनाएगी तो कोई ना कोई ट्रेजेडी तो घटनी है। तो उन्होंने ड्रग भी वैसे ही बनाई जैसे साबुन बनाते हैं। ठीक है, तो साबुन बनाने वाली कंपनी जो कि ये ग्रुनेथॉल जीएमबीएच जो थी, इसका जो मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से जर्मन नेम है। जीएमबीएच 1953 में उन्होंने ये ड्रग बनाई। जर्मनी कंपनी थी। मैं आपको बता चुका हूं कि वेस्ट जर्मनी में घटना घटी थी। तो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हुई थी वेस्ट जर्मनी में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेस्ट जर्मनी कहां पर है, क्योंकि अभी जो जर्मनी है वो तो पूरा का पूरा जर्मनी है, बट ये वेस्ट जर्मनी का है। देखिए, हुआ ये कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होने वाला था 1945 में, तो 1945 में हुआ यह कि हिटलर की मृत्यु के बाद ईस्ट मतलब पूर्वी हिस्से से आया रशिया, और पश्चिमी जो वेस्ट वाला पार्ट था वहां से आया अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ये दोनों, मतलब एक तरफ तो पूरा रशिया था और एक तरफ थे ये तीनों देश, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ये तीनों एक जगह पे आके रुक गए जर्मनी के। अब जर्मनी के बीचों बीच आके ये लोग रुक गए। तो जो ईस्ट वाला पार्ट था, पूर्वी भाग जो था जहां से रशिया आया था, तो रशिया वहां पर रुक गया। तो उसने ईस्ट जर्मनी वाला पार्ट ले लिया, और वेस्ट वाला पार्ट मतलब जो पश्चिमी भाग था, उस पश्चिमी भाग में आए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो इन लोगों ने पश्चिमी भाग ले लिया, मतलब वेस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी पे कब्जा हो गया अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का। वहीं आपके पूर्वी मतलब ईस्ट जर्मनी में जो कब्जा था वो था रशिया का, रूस का, जो कि उस समय कहलाता था सोवियत यूनियन। तो ये जो घटना थी, थैलिडोमाइड ट्रेजेडी थी, वो घटी वेस्ट जर्मनी में। वेस्ट जर्मनी किसके अंदर में था? अमेरिका, ब्रिटेन और आपका फ्रांस। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि वेस्ट जर्मनी के अंदर ये जो घटना घटी थी, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर कब्जा तो था ब्रिटेन का, फ्रांस का और
अमेरिका का, बट यहां पर इस देश के लोग नहीं रहते थे, रहते जर्मन ही थे, मतलब जर्मनी के लोग ही रहते थे, बट इन तीनों देशों का इस वेस्ट जर्मनी पे कब्जा था। तो अफेक्ट जो हुए वो सारे जर्मनी के ही लोग हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। एक चीज और कि ये ड्रग ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर भी बिकी, और जितनी भी 46 देश जो मैंने आपको बताया वहां पर भी बिकी, और वहां पर ये अलग अलग ब्रांड नेम पे बिकी। तो मैं साइड में उसके ब्रांड नेम भी लिख देता हूं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रोनथेल गैम्बेज कंपनी जो थी, बेसिकली GmbH कंपनी, 1953 में उन्होंने ड्रग मार्केट बनाई, इसकी खोज करी थैलिडोमाइड की, ठीक है। कंपनी पहले क्या बनाती थी, साबुन बनाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने दवाइयां बनाने का सोचा तो दवाइयां बनाना चालू कर दी, और 1956 में उन्होंने थैलिडोमाइड को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, मतलब मार्केटेड कर दी ड्रग। तो और एज अ सेडेटिव, मतलब स्टार्टिंग में ये जो ड्रग थी एज अ सेडेटिव यूज हुई 1956 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि 1953 में तो आपने दवाई की खोज करी और 3 साल के अंदर आपने इंसानों को दवाइयां देना भी स्टार्ट कर दी। तो इसका मतलब है इस ड्रग की प्रॉपरली चेकिंग नहीं हुई थी, और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इन्होंने ड्रग की चेकिंग किस में करी थी, केवल जानवरों के ऊपर, और जानवरों के ऊपर भी किसमें, चूहों के ऊपर, और चूहों पे जो उनको रिजल्ट मिले उसके हिसाब से उन्होंने इंसानों को ड्रग दे दी। समझ सकते हैं, तो ट्रेजेडी तो होनी ही होनी थी। तो अब हम इसको पूरा सिस्टमेटिक और विस्तार से समझेंगे कि यह घटना कैसे घटी और इसके क्या क्या इफेक्ट जर्मनी और पूरी दुनिया को भुगतने पड़े। तो स्टार्टिंग करते हैं हम कहानी वर्ल्ड वॉर सेकंड, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब खत्म हुआ, तो उस समय जर्मनी, मतलब पूरे यूरोप के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जरूरत हो गई एंटीबायोटिक्स की। मार्केट के अंदर एंटीवायरल ड्रग्स जो थी, या पूरी दुनिया में एंटीवायरल ड्रग्स जो थी, वो एंटीवायरल जो डिसीज थी वो काफी फैल रही थी, जिस वजह से पूरी दुनिया को चाहिए थी एंटीबायोटिक्स। इसी का फायदा उठा के जो हमारी कंपनी थी वेस्ट जर्मनी की गैम्बेज, जिसका मैंने आपको नाम बताया, उस कंपनी ने बेसिकली स्टार्टिंग करी एंटीवायरल की खोज के लिए, कि नई नई एंटीवायरल हम खोजें। उसके लिए उन्होंने एक पर्सन को हायर किया। ये पर्सन थे हेनरिक म्यूकेटर। हेनरिक म्यूकेटर बेसिकली ये एंटीवायरल ड्रग्स के स्पेशलिस्ट थे, जो कि जर्मन आर्मी के अंदर काम करते थे। जर्मनी की जो आर्मी थी ना, वहां पर ये काम करते थे, और एंटीवायरल ड्रग्स के ऊपर इनका बेसिकली रिसर्च था। तो हेनरिक म्यूकेटर ने को हायर किया और उन्होंने बोला आप इस पर काम कीजिए और नए नए एंटीबायोटिक्स के इन्वेंट कीजिए, हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए हुआ ये कि यहां पर उनका एक असिस्टेंट था, ठीक है, और ये जो असिस्टेंट था उसका नाम था विल्हेम कुंज। विल्हेम कुंज करके उनका एक असिस्टेंट हुआ करता था। उस असिस्टेंट ने एक रिएजेंट बनाने के दौरान, जब वो एक रिएजेंट पे प्रिपरेशन कर रहा था, उसने एक बाय प्रोडक्ट को आइसोलेट किया। उसने एक बाय प्रोडक्ट को आइसोलेट किया, किसने, हेनरिक म्यूकेटर के असिस्टेंट ने, और उसका नाम था विलियम कुंज। उसने एक बाय प्रोडक्ट आइसोलेट कर लिया। ये बाय प्रोडक्ट लेके वो पहुंचा एक फार्माकोलॉजिस्ट के पास, और ये फार्माकोलॉजिस्ट थे हर्बर्ट किलर। हर्बर्ट किलर नाम के जो फार्माकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो कंपाउंड है बेसिकली, इसका उन्होंने नाम दिया ग्लूटेथेमाइड। ग्लूटेथेमाइड, और ये ग्लूटेथेमाइड का जो रोल था, मतलब जो एक्टिविटी उन्होंने चेक करी वो थी एज ए सेडेटिव, ठीक है। तो ग्लूटेथेमाइड की एक्टिविटी उन्होंने चेक करी और एज ए सेडेटिव वो रोल प्ले करता था। उसके बाद उसका नाम चेंज करके, जो उसका जो ओरिजिनल नाम उस ग्लूटेथेमाइड जो उन्होंने इसको एग्जामिन किया था या रिकॉग्नाइज किया था, इसका फिर नाम रखा गया थैलिडोमाइड। ये थैलिडोमाइड 1956 में मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई एज ए सेडेटिव। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 1953 में इसकी खोज हुई और ठीक 3 साल बाद ये मार्केट के अंदर आ गई। तो इसका मतलब है कि इसकी टॉक्सिसिटी की चेकिंग प्रॉपरली नहीं हुई। इसकी जो ड्रग की जो टॉक्सिसिटी थी, या जितने भी इसके पॉइंट्स है, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, जो भी इसकी एक्टिविटी थी, उसकी मात्र 3 साल के अंदर जो एनिमल के अंदर जो रिजल्ट्स आए, उन्हीं के बेसिस पे इसको ड्रग को मार्केटेड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और एनिमल भी कौन से, रोडेंट्स, मतलब अधिकतर चूहे और माइस, माउस, इन्हीं के ऊपर इसकी एक्टिविटी चेक की गई। तो थैलिडोमाइड जो थी वो एज ए सेडेटिव 1956 में मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई, और यहीं से ये शुरुआत थी एक ऐसी ट्रेजेडी की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो हम बात करते हैं कि वो ट्रेजेडी क्या थी। 1957 मतलब 1957 में हमारी जो थैलिडोमाइड थी वो मार्केट के अंदर आ गई। अब मार्केट के अंदर तो आ गई थी, तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई। सबसे बड़ी गलती ये करी कि इन लोगों ने जो ड्रग की टेस्टिंग थी वो प्रेग्नेंट वुमन के अंदर नहीं करी, कि प्रेग्नेंट वुमन जब इस ड्रग को लेगी तो उसके ऊपर क्या असर हो सकते हैं और उसके बच्चे के ऊपर क्या असर हो सकते हैं, ये टेस्टिंग इन्होंने करी ही नहीं, और डायरेक्ट ही ड्रग मार्केट में कर दी।
अब हुआ क्या कि 1957 में ही इसकी रिसर्च तो चली रही थी, क्योंकि 1953 में इसकी खोज हो गई थी एज अ सेडेटिव, और तब भी इसके ऊपर अलग अलग इफेक्ट इसके चेक किए जा रहे थे। तब रिसर्चर जो थे उन लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज का पता लगा कि ये ड्रग जो है वो एंटी मैनिक भी है, मतलब ये एंटी मैनिक एक्टिविटी भी शो करती है। और ये एंटी मैनिक एक्शन क्या होता है, देखिए जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं तो बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जब वो सुबह उठती हैं तो उनका जी मचलाता है, उनको थोड़े चक्कर से आते हैं, उनको उल्टी जैसा फील होता है जिसे नोशिया कहते हैं। वहां पर उस केस में जो ड्रग दी जाती है उसे बोला जाता है एंटीमेनिक ड्रग। तो ये चीज हमारे रिसर्चर्स को पता चल गई और उन्होंने इसको बोल दिया कि इसके सबसे अच्छे असर जो थे वो एंटीमेनिक ही थे। सेडेटिव से भी अच्छे एक्शन इसके एंटीमेनिक हो गए, मतलब नोशिया के केस में, सीकनेस के केस में, चक्कर आने के केस में ये ड्रग ले लो और इसका सबसे अच्छा रिजल्ट है। कंपनी ने क्या सोचा, बिना कोई चेकिंग किए कि भैया ये ड्रग प्रेग्नेंट वुमन भी लेंगी तो क्या ये ड्रग जरूरत से ज्यादा अगर प्रेग्नेंट वुमन ले लेंगी तो उसका क्या असर पड़ सकता है, क्या ये ड्रग जो फीटस तक अगर पहुंच गया, जो ट्रांसपोर्ट बैरियर होता है एक माँ और एक बच्चे के बीच में, पेट के अंदर की बात कर रहा हूं, वहां पर ये ड्रग अगर चली गई तो फीटस पे इसका क्या असर पड़ेगा, बच्चे की ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा, इसकी कोई चेकिंग नहीं करी इन लोगों ने और ड्रग को मार्केटेड कर दिया। और क्या बोला इन्होंने, नाम दिया उसका वंडर ड्रग फॉर इंसोम्निया, मतलब इससे अच्छी ड्रग है ही नहीं। वंडर ड्रग फॉर इंसोम्निया मतलब इसको आप कफ, कोल्ड और हेडेक के केस में आप ले सकते हो। इस ड्रग को 1957 में जब करा तो इसकी जो ब्रांड नेम था वो था इसका काउंटरजेन। काउंटरजेन नाम के ब्रांड नेम के साथ ये मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी और बिक रही थी। अब यहां पर आप समझ चुके हैं कि अब यहां पर एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। और 1957 जैसे ही ड्रग मार्केट के अंदर आई, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज थी उन्होंने दवाइयां लेना धड़ाधड़ स्टार्ट कर दिया। अब उनको वो मॉर्निंग में जो उनको सीकनेस और वो जो भी वॉमिटिंग और जो भी नोशिया, वॉमिटिंग, सीकनेस, जी घबराना जो भी उनको होता था वो होना बंद हो गया और उन्होंने ड्रग को लेना स्टार्ट कर दिया। यहां पर जैसे ही ड्रग लेना स्टार्ट किया और केस आने स्टार्ट हो गए, मतलब जो बच्चे पैदा हुए वो एबनॉर्मल पैदा हुए, उनके हाथ पांव थोड़े से छोटे छोटे हाथ पांव थे। साइड में मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसके केसेस क्या थे। तो इन्होंने स्टार्टिंग में जब ये एबनॉर्मल केस आने स्टार्ट हुए तो इन्होंने ये बोला, मतलब कंपनी के ऊपर शिकायत हुई तो कंपनी ने बोला कि ये जो महिलाएं हैं जिनसे बच्चे हुए हैं, मतलब जो हमारे पेशेंट थे, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, ये जरूरत से ज्यादा शराब पीती थी, दारू पीती थी, इस वजह से इनके बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं, हमारी दवाई का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। इन्होंने पहले अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारी ड्रग तो बहुत अच्छी है, ये जो बच्चे एबनॉर्मल पैदा हुए मतलब ये मदर्स जो हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इनके अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, हमारी दवाई ड्रग की वजह से, जो हमारी थैलिडोमाइड ड्रग है उसकी वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 1957 में इन्होंने ये बात बोली और ड्रग मार्केट में चलती रही। बट 1902 साल बाद, मतलब 57 के बाद 58, 59, 1959, 1959 आते आते ये केस बढ़ते चले गए, बच्चे एबनॉर्मल पैदा होने स्टार्ट हो चुके थे, काफी बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो रहे थे और यहीं पे प्रॉब्लम आई। तो यहां पर बच्चों का एबनॉर्मल होना अब स्टार्ट हो चुका था और 1959 में एक नॉर्मल सा हो चुका था कि हर दूसरा बच्चा जर्मनी और यूरोप के अंदर एबनॉर्मल पैदा हो रहा था। मतलब जहां जहां ये ड्रग जो सेल हुई थी वहां पर टोटल 46 देशों में ये ड्रग बिक रही थी, 46 कंट्री में। मैं वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि कितने लोग इसमें इफेक्टेड हुए। तो यहां पर 1959 आते आते इस ड्रग की जो ट्रेजेडी थी वो हो चुकी थी, काफी बच्चे जो थे वो एबनॉर्मल पैदा होने लग गए थे और वो लोग जो कि ज्यादा ड्रग को ले रहे थे, एक जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में इस ड्रग को लेने लग गए थे, उनके साथ हो रहा था, मतलब फेरीफेरल न्यूट्राइटिस जो था उनके अंदर डेवलप होने लग गया था। तो इसके इफेक्ट के थ्रू, मतलब थैलिडोमाइड के ओवरडोज के थ्रू जो बच्चे पैदा हुए जितने भी, वो सब टेराटोजेनिक डिफेक्ट्स उनके अंदर पाए गए। अगर हम प्रॉपर वे में देखें तो कम से कम टेराटोजेनिक जब ये प्रॉब्लम बढ़ती गई और जैसे कि मैंने आपको बताया तो 1961 में, 1961 में लोगों की डिमांड पर और साथ ही साथ मीडिया के कहने पर, उस मीडिया के दबाव और लोगों के दबाव के वजह से ये जो ड्रग्स थी ये मार्केट से फिर उठा ली गई। 1961 में थैलिडोमाइड जो थी वो मार्केट से कंपनी ने वापस बुलवा ली, मतलब वहां पर सेल होना बंद हो गई। बट 1962 तक ये कनाडा में बिकती रही, 1962 में भी कनाडा के मार्केट के अंदर ये अवेलेबल थी। ठीक है, दूसरी चीज ये कि इस वजह से, मतलब जो थैलिडोमाइड की जो इंप्योरिटी थी, ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से, थैलिडोमाइड की वजह से कम 2000 बच्चों की डेथ हो गई। ठीक है, मतलब पैदा होते ही वो मर गए या मरे हुए पैदा हुए। कम से कम 10,000 बच्चे ऐसे थे जो पैदा हुए बट उनके अंदर टेराटोजेनिक डिफेक्ट्स थे। तो कुछ कम से कम 10,000 बच्चे ऐसे थे जो
डिफेक्टिव पैदा हुए, उनके बॉडी ऑर्गन्स के अंदर डिफेक्ट्स थे। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जितनी भी डेथ हुई उसमें से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो मारे गए थे बच्चे वो थे टोटल 10,000, और 10,000 बच्चों में से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ वो था वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी में टोटल 5,000 बच्चे जो थे उनकी मृत्यु हुई। वेस्ट जर्मनी में कब्जा जो था वो था ब्रिटेन का, फ्रांस का और अमेरिका का। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि वेस्ट जर्मनी के अंदर तो 5,000 बच्चों की मृत्यु हुई, और 5,000 बच्चे जो थे उनकी मृत्यु होने के बाद, बट यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि वेस्ट के साथ में लगा था ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी पे कब्जा था रशिया का। रशिया की जो रेगुलेटरी बॉडी थी उसने इस ड्रग को ईस्ट जर्मनी में बेचने की अनुमति नहीं दी, इसीलिए ईस्ट जर्मनी में ये ड्रग नहीं बिकी, और ईस्ट जर्मनी में जो जर्मनी के लोग रहते थे उनको इस ट्रेजेडी, इस दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा, वो बाल बाल बच गए और वहां पर बच्चे अफेक्ट नहीं हुए। एक चीज यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह घटना घटी वेस्ट जर्मनी में, और वेस्ट जर्मनी में कब्जा था ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का, जबकि और यहां पर यह जो घटना थी 1957 के आसपास ये घटना घटी थी, और 1936-37 में यूएस एफडीए अप्रूव्ड हो चुका था। तो यूएस एफडीए ने जब ये ड्रग अमेरिका में बिकने के लिए गई तो यूएस एफडीए ने वहां पर इस ड्रग को बेचने से मना कर दिया। वहां पर इन्होंने कह दिया कि ये हमारी रेगुलेटरी बॉडी के अनुसार इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए हम इसको यूएसए में, अमेरिका में बेचने की अनुमति नहीं देते। वहीं वेस्ट जर्मनी में, जहां अमेरिका का पहले से कब्जा था, वहां पर इन्होंने ये ड्रग बेचने की अनुमति दे दी। तो इससे हमको यह पता चलता है कि अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों की तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बट जर्मनी के लोगों, मतलब बेसिकली तो वो जर्मनी ही था, बट उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और वहां पर उसने ड्रग बेचने की अनुमति दे दी। तो यहां पर हम अमेरिका का दोहरा रवैया देख सकते हैं कि जहां पर अमेरिका ने यूएस एफडीए के थ्रू अपने देश को तो बचा लिया, बट जर्मनी, जो वेस्ट जर्मनी के जो लोग थे, जहां पर अमेरिका का कब्जा था, चाहता तो अमेरिका वहां पर भी उन लोगों को बचा सकता था और वहां पर भी यूएस एफडीए की गाइडलाइन लागू करके वहां पर भी इस ड्रग को बिकने से रोक सकता था, बट अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने उस पार्ट पे, मतलब वेस्ट जर्मनी में, जबकि उसका वहां पर कब्जा था, वहां पर उसका अधिकार भी था, जहां पर वो पहले से अपनी सेना लेके खड़ा हुआ था, वहां पर उसने किसी भी टाइप की गाइडलाइन नहीं दी, वहां यूएस एफडीए को लागू भी नहीं करा, और वहां पर उन लोगों ने इस ड्रग को बेचने की अनुमति भी दे दी। अगर हम ये देखें कि इस ट्रेजेडी, इस घटना के बाद क्या हुआ, देखिए इस घटना के बाद जो साइंटिस्ट थे और जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने थैलिडोमाइड के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करी और ये जानने की कोशिश करी कि क्यों हुआ। सबसे पहला रीजन तो यही निकला कि जो कंपनी थी जिसने इस ड्रग को सेल किया, उसने किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, क्योंकि पहली बात तो वहां उस समय गाइडलाइन होती भी नहीं थी। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के ऊपर इस ड्रग का क्या असर हो सकता है, उनके बच्चों के ऊपर क्या असर हो सकता है, इसके बारे में बिल्कुल भी उन्होंने सोचा भी नहीं, यहां तक कि उन्होंने इस पर कोई भी काम नहीं किया, इस पर किसी भी टाइप के क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करे, और उन्होंने डायरेक्टली ड्रग मार्केट के अंदर पहुंचा दी और सेल करना स्टार्ट कर दिया। जब रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काम करा तो उन्होंने एक चीज का पता लगाया कि ये ड्रग जो है वो हार्मफुल तब है अगर कोई लेडी या कोई भी प्रेग्नेंट वुमन जैसे ही गर्भ धारण करती है या जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसी समय वो ड्रग लेना स्टार्ट कर देती है, तो ये ड्रग जो होती है वो अपने नेगेटिव इफेक्ट्स उनके ऊपर शो करती है। बट अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमन 42 दिनों के बाद अगर ये ड्रग लेना स्टार्ट करती है तो उसको किसी भी टाइप के नेगेटिव इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 42 दिनों से पहले जो लेडी होती है, जो उसके अंदर जो बच्चा है, जो उसने गर्भ धारण करा है, वहां पर वो फीटस बनता है और वहां पर फीटस की ग्रोथ होती है, मतलब उनका जो फीटस है वो एक आकार लेता है। वहां पर उस समय मतलब 42 दिनों से पहले अगर आप ये ड्रग लोगे तो ये जो ड्रग है थैलिडोमाइड, ये आपके फीटस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट शो करेगी। तो ये देखते हैं कि ये कैसे शो करती है। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि 42 दिनों के बाद 42 डेज के बाद अगर आप ये ड्रग्स लेते हो तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। बट अगर आप उससे पहले लेते हो, गर्भ धारण करते से ही ये ड्रग स्टार्ट कर देते हो, तो फिर आपको नेगेटिव इफेक्ट होंगे। कैसे? देखिए जब फीटस बनेगा जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके अंदर, अगर वो 20वें दिन से ड्रग लेती है, 20 दिन मतलब जिस दिन हुआ उसी दिन से उसने, मान लीजिए कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है और उसने जैसे ही उसको प्रेगनेंसी हुई और उसने ड्रग लेना स्टार्ट कर दी उसी दिन से, तो क्या होगा? 20वें दिन, जब इस ड्रग के 20 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो जो फीटस है उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, मतलब ब्रेन जो होगा वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी ड्रग कंटिन्यू रहती है तो 21वें दिन आंखें जो होंगी वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। 22वें दिन है ना, उसमें कान और फेस
जो मुंह है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, और 24वें दिन आर्म्स जो बाजू हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, जो हाथ है उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, और 28वें दिन लेग्स पांव का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, कह सकते हैं कि वो डैमेज हो जाएंगे। सीधी सी बात है, आप डैमेज समझ लीजिए कि डैमेज्ड हो जाएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट तो होगा बट डैमेज्ड होंगे। ठीक है, इन सब में आईज भी डैमेज्ड हो जाएंगी, ईयर्स और फेस भी डैमेज हो जाएंगे, आर्म्स भी डैमेज हो जाएगी और लेग्स भी डैमेज हो जाएंगे। मतलब आपको टोटल 42 दिनों तक, जैसे ही आपने किसी भी लेडी ने प्रेग्नेंट हुई, उसके 42 दिन तक आपको ये ड्रग थैलिडोमाइड नहीं लेनी है। ठीक है, अगर आप पहले ले लोगे, जैसे ही आप प्रेग्नेंट हुए और वैसे ही आपने ड्रग लेना स्टार्ट कर दी, तो आपको ये नेगेटिव इफेक्ट शो होंगे और आपके फीटस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो ड्रग थी उस समय कम से कम 46 देशों में बिक रही थी, और जिस टाइप के इसके रिजल्ट्स आए और जो डिजीज हुई, उन डिजीज को कंबाइंड फॉर्म में एक नाम और बोला गया, फोकोमीलिया। तो फोकोमीलिया के नाम से भी ये डिजीज जानी जाती है, जहां पर बच्चे की जो ग्रोथ है या एबनॉर्मल बच्चे जो पैदा होते हैं, तो उनको बोला गया कंबाइंड फॉर्म में फोकोमीलिया, मतलब इन लोगों को फोकोमीलिया डिजीज है। यही वो घटना थी जिसकी वजह से पूरे यूरोप को एक गाइडलाइन की जरूरत पड़ी, और इसी घटना की वजह से, और यही घटना आधार बनी आईसीएच के लिए। इसी घटना की वजह से आईसीएच के बारे में यूरोप को सोचना पड़ा, और उसने ये सोचा कि पूरे यूरोप को एक गाइडलाइन में बांधना पड़ेगा, पूरे यूरोपियन यूनियन को एक गाइडलाइन में बांधना पड़ेगा, और इसी वजह से आईसीएच आई और इंट्रोड्यूस हुई 1990 में। और उसके ऊपर आप आने वाली जो मेरी आगे जो मैं आईसीएच की चेन है वो आप देख के पूरा आईसीएच का स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझा दूंगा। तो यही वो घटना थी, और यही एक ऐसा एक्सीडेंट था, एक ऐसी दुखद घटना थी जिसकी वजह से दुनिया को आईसीएच की जरूरत पड़ी, और ये दुनिया को ये समझ में आया कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस कितनी ज्यादा जरूरी है। और अमेरिका ने ये साबित भी करा, क्योंकि उनके पास पहले से ये रेगुलेटरी गाइडलाइन थी यूएसएफडीए, जिसकी वजह से वो इस घटना से बच गए और उनको किसी भी टाइप की हानि या उनको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आप अगर इस टाइप के वीडियो और चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।